हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री हब। प्राचीन भारत की जो श्रृंखला हमने शुरू की है, हमने कल इसके ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने धार्मिक साहित्य जो स्रोत की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं इतिहास में, उसका अध्ययन किया था। आज हम उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए उसके अगले पार्ट का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम लौकिक साहित्य और जो विदेशी आए हैं भारत में, जिन्होंने यात्रा की प्राचीन भारत में, उन्होंने जो विवरण दी हैं उसके बारे में हम जानेंगे, जिसमें से प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहला जो विवरण है, जो लौकिक साहित्य हम अभी देखते हैं, सबसे पहले जो भारत में जो विद्वानों ने लिखे जिन साहित्यों को, उनका हम अध्ययन करते हैं, जिसको हम लौकिक साहित्य बोलते हैं। तो इसमें सबसे पहला नाम आता है अर्थशास्त्र का। अर्थशास्त्र आप सबने नाम सुना होगा, कौटिल्य ने लिखा था। ये मौर्य काल की एक रचना है कौटिल्य द्वारा, और इसमें मौर्य काल के कृषि, वाणिज्य, शिल्प, सिंचाई और उनकी मुद्रा की जो ढलाई होती थी, जो किस तरह से वो मुद्रा ढाली जाती थी, उस पर प्रकाश पड़ता है। इसके आधार पर 7वीं सदी में कामंडक ने नीति सार लिखा। तो ये यहाँ से एक महत्वपूर्ण तथ्य बन जाता है। कामंडक ने, एक तो आपको पता चला कि बुक कौन सी लिखी, नीति सार। कभी कभी एग्जाम में मैच द फॉलोइंग में या प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन सा मैच सही नहीं है, उसमें भी नाम और एक तरफ बुक दे देते हैं। तो इसमें कामंडक ने नीति सार लिखा है, और ये नीति सार जो लिखा है, ये इसने अर्थशास्त्र के ऊपर ही आधारित करके लिखा है। दूसरी हमारी पुस्तक है स्वप्न वासव दत्ता। स्वप्न वासव दत्ता जो है, ये लिखी है भास ने लिखी है स्वप्न वासव दत्ता। और ये भास ने बहुत सारे और भी नाटक लिखे थे, जिसमें से स्वप्न वासव दत्ता जो है, ये सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ है। ऐतिहासिक दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए क्योंकि इसमें वत्सराज मतलब वत्स का जो राजा था उदयन, और उज्जैनी का जो राजा है प्रद्योत, उसकी पुत्री है वासव दत्ता। इनके बीच में प्रेम संबंधों के ऊपर ही आधारित है, और इसमें बहुत ज़्यादा हमको ऐतिहासिक दृष्टि से इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उस समय की राजनीति के बारे में इसमें विवरण हमको देखने को मिल जाता है। तो पुस्तक का नाम है स्वप्न वासव दत्ता। वासव दत्ता से नाम आपको याद रहेगा, वासव दत्ता प्रद्योत, राजा प्रद्योत की पुत्री है, जो कि उज्जैनी का राजा है, और वत्सराज उदयन और वासव दत्ता के बीच की ये कहानी है। वृहत कथा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा टीका टिप्पणी भी हुई है। गुणाद्य ने लिखा है वृहत कथा, और ये प्राकृत भाषा नहीं है, ये पैशाची प्राकृत है। ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ से प्रश्न क्योंकि आता है कौन सी भाषा में लिखा गया है। तो ये पैशाची प्राकृत भाषा में लिखा है गुणाद्य ने वृहत कथा, और इसमें 1 लाख श्लोक हैं। इसे आंध्र की महाभारत भी कहते हैं। तो यहाँ से भी कभी कभी प्रश्न बनता है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, नोट डाउन आप करते रहिएगा। इसे आंध्र की महाभारत कहा जाता है। और क्षेमेंद्र की वृहत कथा मंजरी, सोमदेव की कथा सरित सागर और बुद्ध स्वामी की वृहत कथा श्लोक संग्रह, इसी का संस्कृत रूपांतरण है। जैसे मैंने आपको बताया, बहुत ज़्यादा टीका टिप्पणी हुई है, इसके ऊपर टीका लिखी गई हैं। तो ये जो पुस्तकें हैं, वृहत कथा मंजरी सोमदेव की है, कथा सरित सागर बुद्ध स्वामी की है, और वृहत कथा श्लोक संग्रह जो है, वृहत कथा श्लोक संग्रह जो है वो बुद्ध स्वामी का है, कथा सरित सागर सोमदेव का है, और क्षेमेंद्र की वृहत कथा मंजरी। तो ये इसके ऊपर संस्कृत रूपांतरण है। तो आप इसको आज जो भी लेक्चर ये सुन रहे हैं, इसको आप कॉपी पेन लेके ज़रूर बैठें। और अगर पिछला लेक्चर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा, बहुत सारे फैक्ट्स मैं डिस्कस कर रहा हूँ, उन फैक्ट्स को आप नोट डाउन करते रहिए। कोशिश मेरी यही है कि आपको ये सब फैक्ट्स नोट डाउन करने के बाद और मेरे लेक्चर देखने के बाद पुस्तक उठाने की आवश्यकता ना पड़े, और बहुत ही आसानी से, क्योंकि मैं आपको ये भी बताता जा रहा हूँ कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। और ये क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि वृहत कथा के ऊपर किसने किसने टीका टिप्पणी लिखी है, टीकाकार कौन कौन है। तो क्षेमेंद्र है, सोमदेव है, बुद्ध स्वामी है। और जो वृहत कथा लिखी गई है, ये लिखी गई है पैशाची प्राकृत में, जबकि जो बाकी जो टीकाएँ हुई हैं उसके ऊपर, वो हुई हैं संस्कृत में। इसके बाद हमारी अगली पुस्तक आती है मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम जो है, ये भी एक नाटक है। इसकी रचना गुप्त काल में हुई है, गुप्त काल में नाटक है, और इसको शूद्रक ने लिखा है, शूद्रक ने, संस्कृत भाषा। तो हमसे पूछा जाता है किस काल में रचना हुई है, किसने लिखा है, किस भाषा में लिखा है। तो ये तीनों फैक्ट हैं यहाँ पे अवेलेबल। शूद्रक ने लिखा है मृच्छकटिकम को गुप्त काल में, संस्कृत भाषा में। इसका अर्थ है मिट्टी की घड़ी। ये एक नाटक है, इसका अर्थ है मिट्टी की घड़ी। और पहली बार इतिहास में, भारतीय इतिहास में जो नाटक लिखे जाते थे अभी तक, उसमें पहली बार ऐसा हुआ है कि राज परिवार के स्थान पर समाज के मध्य वर्ग और निम्न वर्ग के लोगों को पात्र बनाया गया। इसमें जो मुख्य पात्र है वो है दरिद्र, एक ब्राह्मण है, व्यापारी है,
जिसका नाम है चारुदत्त। चारुदत्त जो है इसका मुख्य पात्र है, जो वसंत सेना नामक गणिका से प्रेम करता है। तो ये भी एक प्रेम प्रसंग, प्रेम संबंध के ऊपर कहानी है, लेकिन इसमें जो है अब राज परिवार को छोड़ के निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग के ऊपर ये पूरी की पूरी कथा है, पूरा का पूरा नाटक है। इस कथा का जो केंद्र है वो भी उज्जैनी है, और इसका अंग्रेजी अनुवाद जो है आर्थर राइडर ने किया है। तो यहाँ से प्रश्न कभी कभी बन जाता है, मृच्छकटिकम का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? आर्थर राइडर ने किया इसका। अब हम कुछ डिस्कस करते हैं अर्ध ऐतिहासिक रचनाएं, जैसे कि पणिनि की अष्टाध्यायी है, कात्यायन की वार्षिक है, और गार्गी संहिता है, पतंजलि का महाभाष्य है, विशाखा दत्त की मुद्रा राक्षस है, और कालिदास की मालविका अग्निमित्र है। ये जो ग्रंथ हैं इसमें हमको बहुत ज़्यादा जो इतिहास है उसके बारे में जानकारी मिलती है, प्राचीन भारत। जैसे मालविका अग्निमित्र के बारे में मैंने आपको पिछले लेक्चर में ही बताया था कि किस तरह से मालविका और अग्निमित्र के बीच की कहानी है। इसी तरह जो गार्गी संहिता है वो एक ज्योतिष ग्रंथ है, लेकिन ज्योतिष ग्रंथ होने के बावजूद इसमें हमको यवनों के साकेत, पांचाल और मथुरा पे आक्रमण करने का भी विवरण मिलता है, और ये शुंग काल की रचना है। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य है गार्गी संहिता। गार्गी संहिता जो है ये शुंग काल की रचना है, और इसमें हमको यवनों के साकेत, पांचाल, मथुरा और पाटलिपुत्र पर आक्रमण करने का इसमें हमको उल्लेख मिलता है। और इसमें सर्वप्रथम गार्गी संहिता में ही सर्वप्रथम हमको सप्ताह के दिनों का वर्णन मिलता है। तो यहाँ से भी प्रश्न बन जाता है, सप्ताह के दिनों का वर्णन सर्वप्रथम किसमें मिलता है? गार्गी संहिता। इसी तरह से वाक्पति की गौड़वाहो है, और ये वाक्पति की जो गौड़वाहो है ये है प्राकृत भाषा, प्राकृत भाषा में है। अब आप देख लीजिए किस तरह से भाषाएं बदल रही हैं, तो यहाँ से कन्फ्यूज़न हो सकता है। बहुत सारी हमने अभी जो पिछली पुस्तक डिस्कस करी उसमें कुछ संस्कृत की थी, कुछ प्राकृत में हैं, तो इस तरह से प्रश्न बन जाता है। और ये जो गौड़वाहो जो पुस्तक है वाक्पति की, इसमें कन्नौज के राजा यशोवर्मन द्वारा बंगाल शासक जो गौड़ वंश के थे, गौड़ वंश का जो शासक है बंगाल के, उसके वध करने का विवरण मिलता है, और उस बंगाल विजय का विवरण मिलता है। जो कन्नौज का शासक यशोवर्मन है उसने किस तरह से बंगाल पे विजय प्राप्त की। ऐतिहासिक जीवन चरित्र, अब बहुत सारी ऐसी पुस्तकें लिखी गई जो कि जो राजा थे, जो उस समय के जो शासक थे, उनके जीवन वृतांत हैं, उनके बायोग्राफी है। तो इसमें सबसे पहले आती है अश्वघोष की बुद्ध चरित्र, जो कि बुद्ध के ऊपर, भगवान बुद्ध के ऊपर लिखी गई है, बुद्ध चरित्र। बाणभट्ट की हर्ष चरित्र, जो कि हर्षवर्धन पे लिखी गई है, हर्षवर्धन पे लिखी गई पुस्तक है बाणभट्ट की हर्षचरित। बिल्हन ने विक्रमांक देव चरित लिखी है, जो कि चालुक्य शासक विक्रमदेव सिक्स्थ, मतलब छठे जो विक्रमदेव थे चालुक्य शासक, उसकी जीवनी है। इसके अलावा संध्याकर नंदी ने लिखी है रामचरित। ये रामचरित में इसने बंगाल के पाल वंशी रामपाल की उपलब्धियां गिनाई हैं, और इसी में पाल वंश के शासकों को समुद्र की संतान कहा गया है। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य है। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी ग्रुप में शायद क्विज में भी किसी ने डाला था कि समुद्र की संतान किसको कहा गया, तो समुद्र की संतान पाल वंश को कहा गया है। और ये संध्याकर नंदी ने रामचरित नामक जो पुस्तक लिखी है पाल वंशी शासक रामपाल की उपलब्धियों के ऊपर, उसमें उसने ये इस बात को बोला है। इसके अलावा हमारे पास है जय सिंह सूरी की कुमारपाल चरित, कुमारपाल चरित है। उसके अलावा है आनंद भट्ट की बल्लाल चरित। बल्लाल चरित जो है ये बंगाल के सेन वंशी बल्लाल सेन का वर्णन करती है। तो जब हम ये सारे के सारे वंश को जब हम पढ़ेंगे, जब हम पाल वंश पढ़ेंगे, तो मैं इन पुस्तकों का भी जिक्र करूंगा कि उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिली है। तो अभी आप ये नोट डाउन कर लो, जिससे कि जब हम ये पूरे के पूरे वंश, जैसे मैंने मौर्य वंश के लिए बताया आपको, अर्थशास्त्र है, उसके बाद फिर गुप्त वंश के लिए बताया, तो इस तरह से जब हम पढ़ेंगे तो हम इन पुस्तकों का जिक्र करते रहेंगे, तो हमको पता चल जाएगा कि किस पुस्तक से हमको किस तरह से इतिहास को पढ़ने की समझ बनती है। आनंद भट्ट की बल्लाल चरित है। उसके बाद पेरुन देव नार जो हैं, इन्होंने लिखी है नंदी अक्कलंबकम। ये है पल्लव नरेश नंदी वर्मन तृतीय के ऊपर। ये नंदी वर्मन है, गलती से ये वर्माण छप गया है, ये नंदी वर्मन है, नंदी वर्मन तृतीय के ऊपर लिखी है। और इसके अलावा जयानक हैं, जयानक ने पृथ्वीराज विजय लिखी है, जो कि पृथ्वीराज चौहान के ऊपर है। पृथ्वीराज चौहान जो थे वो पृथ्वीराज चौहान
तृतीय बोले जाते हैं, इसके ऊपर इन्होंने पुस्तक लिखी है। सबसे महत्वपूर्ण जो हमारी पुस्तक आती है, अगर हम प्राचीन भारत पढ़ें तो है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये पहली ऐसी पुस्तक है जिसमें क्रमबद्ध तरीके से काफ़ी इतिहास, अगर हम देखें आधुनिक परिभाषा को किसी तरह से ये मैच करती है पुस्तक, तो राजतरंगिणी है। कल्हण द्वारा इसको लिखा गया है। इसके जो लेखक हैं वो हैं कल्हण ने लिखा है, और राजतरंगिणी को भारतीय इतिहास में प्रथम क्रमबद्ध ऐतिहासिक रचना माना गया है। यह महाभारत की शैली पर आधारित करके लिखी गई है। कल्हण के जो पिता थे चंपक, कल्हण के बारे में थोड़ा बता देता हूँ आपको, यहाँ से प्रश्न कभी कभी बनते हैं राजतरंगिणी के ऊपर और कल्हण के ऊपर। तो कल्हण के जो पिता थे चंपक, ये कश्मीर के शासक हर्ष के दरबारी विद्वान थे। कश्मीर के जो शासक हर्ष है, इसको कल्हण ने तुरुष्क भी कहा है, क्योंकि इसने बहुत, जब मैं कश्मीर का इतिहास पढ़ाऊँगा खैर इसके बारे में तब बात करेंगे ज़्यादा खुल के, इसको तुरुष्क कहा है कल्हण ने। तो कल्हण के जो पिता चंपक थे ये हर्ष के दरबारी विद्वान थे। राजतरंगिणी की रचना जो है कश्मीर के शासक जयसिंह के समय हुई है 1148 में, और इसमें कुल 8 तरंग हैं। 8 तरंग मतलब 8 अध्याय हैं। इसका प्रथम और दूसरा विस्तार, मतलब कल्हण ने तो लिख लिया 1148 में, लेकिन इसको आगे चल के इसको एक्सटेंशन इसका किया गया, इसको बढ़ाया गया। तो प्रथम और दूसरा विस्तार इसका 1459 और 1480 में जैनुल आबदीन एक शासक हुआ, आगे चल के मुस्लिम शासक हुआ कश्मीर का, जिसको कश्मीर का अकबर भी कहते हैं और कश्मीर का अलाउद्दीन भी कहते हैं। तो जैनुल आबदीन के समय जोनराज और श्रीवर ने किया। पहला विस्तार इसका किया जोनराज ने, दूसरा किया श्रीवर ने। इसका जो तीसरी बार विस्तार हुआ वो अकबर के समय में 1596 में हुआ, जिसको किया प्रज्ञा भट्ट ने। तो ये राजतरंगिणी के ऊपर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैनुल आबदीन के समय में भी इसका एक्सटेंशन हुआ है और अकबर के समय में भी इसका एक्सटेंशन हुआ है। गुजरात के कुछ ऐतिहासिक ग्रंथ हैं। जयसिंह ने लिखा है हमीर मर्दन। हमीर मर्दन, यदि आपको याद होगा, आपने मेरे सल्तनत इतिहास की अगर श्रृंखला देखी होगी, तो मैंने जब इल्तुतमिश के बारे में बात की थी कि किस तरह से इल्तुतमिश जैद सिंह को नहीं हरा पाता, और हमीर मर्दन में इस बात का उल्लेख भी मिलता है कि मलेच्छों का स्वामी भी जैद सिंह का मान मर्दन नहीं कर सका या उसको नहीं हरा सका। तो ये हमीर मर्दन वही एक पुस्तक है। इसके अलावा मेरुतुंग ने लिखी है प्रबंध चिंतामणि, राजशेखर ने लिखी है प्रबंध कोश, सोमेश्वर ने लिखी है रसमाला और कीर्ति कौमुदी, बालचंद ने लिखी है बसंत विलास। अब इसमें से जो जहाँ से कन्फ्यूजन होता है, जहाँ पे आयोग कन्फ्यूज़ करता है आपको, इन दोनों नामों में कर सकता है, क्योंकि ये दोनों नाम भी एक जैसे प्रबंध, दोनों प्रबंध के ऊपर हैं। एक चिंतामणि है, एक कोश है। तो ये आपको याद रखना है कि राजशेखर का प्रबंध कोश है। किसी भी एक नाम को याद रखेंगे तो दूसरा अपने आप याद रहेगा। या आप ये याद रखो कि मेरुतुंग ने प्रबंध चिंतामणि लिखी है, तो आपको हमेशा याद रहेगा कि प्रबंध चिंतामणि अगर मेरुतुंग की है तो दूसरा जो प्रबंध कोश है वो राजशेखर का होगा। अब हम अपने दूसरे पार्ट पे आते हैं, विदेशी यात्रियों के विवरण। इसमें हम पढ़ेंगे यूनानी यात्री जो कि ग्रीक और रोमन दोनों थे, उसके अलावा चीनी यात्री, उसके अलावा अरब यात्री जो कि मुस्लिम यात्री जो भारत में आते हैं या भारत में ना आके भी भारत के बारे में जिन्होंने लिखा है हम उसके बारे में पढ़ते हैं भी। सबसे पहले हम देखते हैं यूनानी यात्री कौन कौन आए। तो यूनानी यात्रियों को हम 3 भाग में बांटते हैं, क्योंकि जो भारत का जो इतिहास की तिथि है वो सिकंदर के आक्रमण से एकदम डेफिनेट मानी गई है। तो हम जो यूनानी यात्री पढ़ेंगे या यूनानी यात्री ना होकर भी जिन्होंने भारत के बारे में लिखा, उनको हम 3 भागों में बांटते हैं। एक तो वो जो सिकंदर से पहले आए, और एक वो जो सिकंदर के साथ आए, और एक वो जो सिकंदर के बाद आने वाले यूनानी हैं। तो जो सिकंदर के पहले आए यूनानी, उनमें हैं टेसियस, हेरोडोटस और स्काईलेक्स। अब ये जो क्रम है, स्काईलेक्स सबसे पुराना है। स्काईलेक्स जो है ये 6वीं शताब्दी का है। इसके अलावा हेरोडोटस 5वीं शताब्दी के हैं, और टेसियस जो है ये 4वीं शताब्दी के हैं। तो इसमें जो स्काईलेक्स हैं ये ईरानी शासक दारा प्रथम का यूनानी सेनापति था, और इसने कभी भी मतलब ये भारत नहीं आता है, ना इन तीनों में से कोई भी कभी भारत नहीं आया, ना हेरोडोटस आया ना टेसियस, लेकिन इन्होंने भारत के बारे में लिखा है। अब ये जो टेसियस है ये ईरानी राजा का राजवैद्य था, और ये 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व की बात हो रही है। ये सारा, अच्छा मैं बता दूं आपको, ये ईसा पूर्व की बात है, बिफोर क्राइस्ट की बात है।
और ये जो टेसियस है ये कभी भारत नहीं आता, पर इसने भारत पर काफ़ी कुछ लिखा है और इसने ईरानी अधिकारी जो होते थे, जो भारत विषयक होते थे, उनसे जानकारी प्राप्त करके इन्हें अपनी पुस्तक लिखी है। इसलिए ये इनके जितने भी वृतांत हैं, चाहे वो टेसियस के हों, चाहे हेरोडोटस के हों, चाहे स्काइलेक्स के हों, इसको बहुत ज़्यादा मतलब सच नहीं माना गया। इसको एकदम इसमें कल्पना के पात्र ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि सुनी सुनाई बातों पे लिखे गए हैं। अब ये जो हेरोडोटस है, इसने पुस्तक लिखी है हिस्टोरिका, और इनको फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहा जाता है। और इन्होंने भारत और फारस के संबंधों का भी वर्णन किया है, जो इनको व्यापारियों की जानकारी के आधार पर इसने इसका पूरा का पूरा वर्णन किया। मतलब जो व्यापारी आते थे, जो व्यापार होता था भारत और फारस के बीच में या रोम के बीच में, वो जो व्यापारी इनको जो वृत्तांत बताते थे, उसके आधार पे इन्होंने अपना पूरा का पूरा इतिहास जो है लिखने की कोशिश की है, जो कि बहुत ज़्यादा सच के करीब नहीं है और बहुत ही सच से दूर माना जाता है। सिकंदर के साथ आने वाले जो यूनानी हैं, उनमें है नियार्कस, आनेसिक्रत्स और एरिस्टोबुलस। अब ये जो नियार्कस है, ये सिकंदर के जहाजी बेड़े का सेनापति था, यानी कि ये कमांडर था। जो जहाजी बेड़ा आया था सिकंदर का, उसका कमांडर था आपका नियार्कस। और इसके अलावा ये जो एरिस्टोबुलस है, इसने हिस्ट्री ऑफ वॉर लिखी है, जो कि जो सिकंदर के जितने भी आक्रमण थे उसके ऊपर एक किताब है, हिस्ट्री ऑफ वॉर। सिकंदर के बाद आने वाले जो यूनानी हैं, उसमें है मेगास्थनीज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, डायमिकस, डायनोसियस और पेट्रोक्लीस। इन यूनानी लेखकों ने जो पुस्तकें लिखी, उसके बारे में हम आगे चल के अभी जिक्र करेंगे। और इसके अलावा जो अन्य यूनानी और रोमन लेखक हैं, जो शायद भारत आए या नहीं भी आए, लेकिन भारत के ऊपर जिन्होंने लिखा इसके बाद हुए, वो स्ट्रैबो हैं, प्लूटार्क है और डायोडोरस है। इसके बारे में अभी हम आगे एक एक करके सबको पढ़ेंगे। चीनी यात्री जो आए उसमें है फाहियान, सुंगयुंग, हुएनसांग, इत्सिंग, चाओजुकुआ, और ये इसी क्रम में है। कई बार, अच्छा मैं बताना भूल गया आपको, क्रम भी पूछते हैं, तो ये क्रम आप याद रखना, क्रम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन पहले आया, हो सकता है आपको 5 नाम दे दें और बोलें कालक्रम के अनुसार इसको व्यवस्थित करो। तो इसमें फाहियान, सुंगयुंग, हुएनसांग, इत्सिंग और चाओजुकुआ। अरबी यात्री जो है ये सुलेमान, ये क्रोनोलॉजी में नहीं दे रखे मैंने अरबी यात्री, क्योंकि ये एकदम एक ऐसे कम समय के भीतर ही, कम समय काल के अंदर ही बहुत सारे आए हैं। मैं अभी आगे चल के जब डिस्कस करूँगा तो बताता रहूँगा कौन किस समय आया। इसमें सुलेमान है, अल मसूदी है, अल बिलादुरी है, अल बरूनी है, अल इदरिसी और अल इस्तरवारी। अब हम एक एक करके इन सबको पढ़ते हैं। मेगास्थनीज सबसे पहले पढ़ते हैं। मेगास्थनीज जो कि यूनानी एक अम्बेसडर था, एक अम्बेसडर के तौर पे, एक राजदूत के तौर पे भारत आता है। सीरिया के शासक सेल्यूकस निकेटर ने इसको भेजा था, सीरिया का जो शासक है। और कहाँ भेजा था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला राजदूत है मेगास्थनीज, और इसने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है इंडिका पुस्तक लिखी। लेकिन ये जो पुस्तक है ये आज के समय अपने मूल रूप में नहीं है, और ग्रीक रोमन लेखकों जैसे स्ट्रैबो, प्लिनी, एरियन, प्लूटार्क, जस्टिन और डायोडोरस की रचनाओं में इसके उदाहरण हमको मिल जाते हैं। तो मतलब ये जो पुस्तक है ये आज के समय में नहीं मिलती, लेकिन बाद के जो लेखक थे, जो मेगास्थनीज के बाद जो लेखक हुए या जो इतिहासकार हुए, उनके रचनाओं में इसके उदाहरण हमको मिलते हैं। अब ये जो स्ट्रैबो और प्लिनी हैं, स्ट्रैबो और प्लिनी, इन्होंने मेगास्थनीज के वृतांत की आलोचना की है और इन्होंने इसको झूठा बताया है। एरियन ने, लेकिन जो एरियन है, जो आगे चल के इसके बाद स्ट्रैबो और प्लिनी के बाद एक और इतिहासकार हुआ यूनानी जिसका नाम है एरियन, उसने जो मेगास्थनीज के वृतांत हैं उसको अत्यंत विश्वसनीय बताया है। तो अब हम एक एक करके आगे चल के सबको पढ़ेंगे, लेकिन हम पहले देख लेते हैं थोड़ा सा इंडिका के ऊपर, या जो मेगास्थनीज ने जो विवरण दिया उसके ऊपर। डॉक्टर स्वान ब्लैक हैं। डॉक्टर स्वान ब्लैक ने 1846 में इन समस्त उद्धरण को संग्रहित करके प्रकाशित किया, और 1891 में इस संग्रह का अनुवाद मैकक्रैंडल ने अंग्रेज़ी में किया। तो यहाँ से प्रश्न बनता है, इसका अनुवाद मैकक्रैंडल ने अंग्रेज़ी में किया है मेगास्थनीज की इंडिका का। मेगास्थनीज ने यहाँ गन्ने की खेती और
उससे गुड़ बनाने की विधि को पहली बार देखा और वो कपास का पौधा देखकर भी आश्चर्यचकित हुआ। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, एग्ज़ाम में हो सकता है पूछ लिया जाए, नेट के एग्ज़ाम में हो सकता है आ जाए एक प्रश्न। अब इसके अलावा जो मैगस्थनीज के अलावा जो और भी यूनानी हैं उनका सबसे पहले आता है डायमेकस। डायमेकस जो है ये सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने मौर्य शासक बिंदुसार के दरबार में भेजा। तो डायमेकस आता है बिंदुसार के दरबार में, मैगस्थनीज गया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार ने, और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में उसको सीरिया के शासक निकेटर ने भेजा था। डायमेकस को एंटियोकस ने भेजा है। तो ये आप नोट डाउन करते रहना, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनता है किसने भेजा, किसके दरबार में गया और कहाँ के शासक ने भेजा। तो ये सीरिया का शासक एंटियोकस प्रथम है जिसने बिंदुसार के दरबार में डायमेकस को भेजा है। इसके अलावा आता है डायनोसियस। ये डायनोसियस भी बिंदुसार के दरबार में ही आता है, बिंदुसार के दरबार में आता है। लेकिन ये जो डायनोसियस है इसको मिस्र के शासक ने भेजा है, टोलमी फिलाडेल्फस ने। टोलमी फिलाडेल्फस जो कि मिस्र का शासक है। अब ये नाम दोनों कंफ्यूजिंग है, डायमेकस और डायनोसियस। अगेन वही ट्रिक आपको अपनानी है, किसी एक को पकड़ लो, चाहे डायमेकस को याद कर लो कि डायमेकस जो है वो सीरिया से आया, एंटियोकस ने भेजा। दूसरा डायनोसियस अपने आप आपको याद रहेगा कि मिस्र से आया, टोलमी फिलाडेल्फस ने भेजा। इसके अलावा आता है पेट्रोक्लीस। पेट्रोक्लीस ने अपने ग्रंथ पूर्वी देशों का भूगोल, इसने ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है पूर्वी देशों का भूगोल। इसमें इसने भारत का वर्णन किया है। तो पेट्रोक्लीस ने ग्रंथ लिखा है पूर्वी देशों का भूगोल। इसके बाद आता है डियोडोरस। डियोडोरस जो है प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व आता है और इसकी पुस्तक का नाम है बिब्लियोथेका हिस्टोरिका। डियोडोरस, बिब्लियोथेका हिस्टोरिका, तो ये इसकी पुस्तक है। इसके बाद स्ट्रैबो के बारे में हम पढ़ते हैं, क्योंकि स्ट्रैबो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसने बहुत ज़्यादा टीका टिप्पणी भी की है। और ये 64 से 19 ईसा पूर्व आता है। ये इसने अपने से पूर्व जितने भी यूनानी वृतांत हैं उनको भारत के विषय में ये झूठा बताता है। और इसके अनुसार डायमेकस का नाम उस झूठ वाली सूची में सबसे ऊपर है और मैगस्थनीज दूसरा बड़ा झूठा है इसके हिसाब से। तो मैगस्थनीज को दूसरा सबसे बड़ा झूठा बोलता है स्ट्रैबो, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया जाता है। इसके बाद आते हैं प्लिनी द एल्डर, प्रथम शताब्दी ईस्वी में। क्रम याद रखिएगा, स्ट्रैबो के बाद आया है प्लिनी द एल्डर, प्रथम शताब्दी ईस्वी। और इसने लैटिन भाषा, अब यहाँ देखिए भाषा चेंज हो रही है, यूनानी भाषा में नहीं है, लैटिन भाषा में नेचुरल हिस्टोरिका लिखी है। तो नेचुरल हिस्टोरिका लिखी है यूनानी भाषा में प्लिनी ने। और इसमें 6ठे अध्याय में दिया गया भारत का विवरण जो है वो मैगस्थनीज की इंडिका के आधार पर है। किस अध्याय में है? 6ठे अध्याय में भारत का विवरण दिया है, 6ठे अध्याय में। और ये मैगस्थनीज की इंडिका के आधार पे है। और इसने रोम और भारत का जो व्यापार होता था, रोम और भारत के बीच का जो व्यापार है वो इसने रोम के लिए हानिकारक बताया, क्योंकि रोम केवल भोग विलासिता का सामान मंगा रहा है और भारत में सारा सोना चांदी चला जा रहा है। तो ये जो यूनानी जितने भी लेखक हुए इन्होंने हमेशा ये लिखा है कि भारत जो है वहाँ पे जो सोना जाता है वो लौट के नहीं आता। वो लौट के इसलिए नहीं आता क्योंकि जो व्यापार हो रहा है वो हमेशा भारत के हित में हो रहा है। तो प्राचीन भारत में जो व्यापार है उसके बारे में बहुत ही अच्छी पुस्तक इन्होंने लिखी, नेचुरल हिस्टोरी का। बहुत ज़्यादा जानकारी मिलती है कि किस तरह से जो व्यापार था वो भारत के पक्ष में था, यानी कि ट्रेड डेफिसिट हमेशा भारत के पक्ष में रहती थी। इसके अलावा आगे चल के आता है टॉलमी ने 150 ईस्वी में, रोमन भूगोल विशेषज्ञ है ये, और इसने यूनानी भाषा में ज्योग्राफी लिखी है। अब ये याद रखिए वो लैटिन भाषा में थी नेचुरल हिस्टोरिका, और वो इससे पहले लिखी गई है। और क्रम भी पूछा जाता है, लैटिन भाषा में थी वो, यूनानी भाषा में ज्योग्राफी लिखी है टॉलमी ने। इसने जो पुस्तक लिखी इसमें भारतीय उपमहाद्वीप का लेकिन जो मानचित्र बताया है, जो प्रस्तुत किया है, उसमें काफ़ी त्रुटियां हैं। इसके बाद एक पुस्तक आती है पेरिप्लस ऑफ एरेथियन सी। पेरिप्लस ऑफ एरेथियन सी जो पुस्तक है इसके लेखक का पता नहीं चला है, और ये पुस्तक एक ग्रीक नाविक ने लिखी है। ग्रीक नाविक ने लिखी है जिसका नाम पता नहीं है। इसको ग्रीक भाषा में लिखा गया है। इसी में भारत से जो पश्चिम देशों में निर्यात की जाने वाली वस्तुएं थी
उसकी प्रथम विस्तृत सूची मिलती है, मतलब एक्सपोर्ट की, यानी कि जितना भी एक्सपोर्ट हो रहा है इंडिया से टू ऑल द वेस्टर्न नेशन, उसकी लिस्ट हमको मिलती है। तो और इसमें बहुत सारे बंदरगाहों के बारे में भी पता चलता है, कौन से बंदरगाह से किस तरह की वस्तु निर्यात की जाती थी। इसके अलावा इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें भारत और चीन के व्यापार के बारे में भी बात की है, जो कि पहली शताब्दी में उत्तर पश्चिम स्थलीय मार्ग से होता था और ये व्यापार होता था रेशम का। जस्टिन, इसके बाद यूनानी एक लेखक आता है जस्टिन 45 से 125 ईस्वी में। इसका कथन है कि सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने अपनी गर्दन से जो दास्ता का जुआ था, भारत ने अपनी गर्दन से दास्ता को उतार फेंका तथा यूनानी शत्रुओं की हत्या कर दी, और यूनानी शासक के विरुद्ध इस मुक्ति युद्ध का नायक सैंड्रोकोटस था। अब ये सैंड्रोकोटस कौन है? सैंड्रोकोटस जो है वो ये चंद्रगुप्त मौर्य है। चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोटस बोलते थे यूनानी। और ये बात हमको किस विद्वान ने बताई कि चंद्रगुप्त मौर्य को ही सैंड्रोकोटस बोलते थे यूनानी, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि ये भी जब हम पढ़ेंगे मौर्य कालीन जब इतिहास पढ़ेंगे तो इन सब की बात की जाएगी। प्लूटार्क दूसरे यूनानी लेखक, इसने एक किताब लिखी है पैरेलल लाइन नाम की पुस्तक लिखी है, और ये चंद्रगुप्त मौर्य का युवावस्था में सिकंदर से मिलने का उल्लेख करता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य का युवावस्था में सिकंदर से मिलने का उल्लेख कर रहा है प्लूटार्क। जस्टिन बता रहा है कि जो यूनानी की जो दास्ता थी, मतलब भारतीयों के ऊपर जो यूनान शासकों का जो एक तरह से स्वामित्व था, वो उतार फेंका जब सिकंदर की मृत्यु हो गई उसके बाद, और उसका नायक था सैंड्रोकोटस यानी चंद्रगुप्त मौर्य। आखिरी में आता है एरियन जो है ये 96 से 180 ईस्वी, और एनाबेसिस नाम का ग्रंथ लिखा है इन्होंने। एनाबेसिस नाम का ग्रंथ लिखा है जो सिकंदर के आक्रमणों का वर्णन है। इंडिका नाम की पुस्तक भी लिखी इसने, एक इंडिका लिखी थी मेगास्थनीज ने, दूसरी इंडिका लिखी है इसने एरियन ने। और ये भारत कभी नहीं आया, ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है। भारत आया कभी नहीं, लेकिन इसने इंडिका नाम की पुस्तक लिखी है। और इसके अनुसार सिकंदर के साथ आए सभी लेखकों से अधिक भारत मेगास्थनीज ने देखा, क्योंकि वो सैंड्रोकोटस के दरबार में रहा, और सिकंदर के लेखकों का वृतांत व्यास नदी तक था, जबकि मेगास्थनीज जो है इसके वृतांत गंगा नदी के सदृश हैं, जिसके लिए एरियन लिखता है कि ऐसा कोई नहीं जो उसको तैरकर पार कर सके। मतलब गंगा नदी के लिए एरियन लिख रहा है कि ऐसा कोई भी नहीं है जो उसको तैर के पार कर सके। और इसने मेगास्थनीज के जो वृतांत हैं उनको काफ़ी विश्वसनीय बताया है। अब आते हैं हम अपने चीनी लेखकों पे, जो चीनी यात्री आए या चीनी जो लेखक है जिन्होंने भारत के ऊपर लिखा। तो उसमें सबसे पहला नाम आता है सुमाचीन। ये सबसे पहला चीनी लेखक था जिसने भारत के विषय में लिखा, लेकिन ये भारत कभी नहीं आया। और जो पहला चीनी यात्री आता है भारत जिसको हम जानते हैं उसका नाम है फाहियान जो है ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय, गुप्त शासक जब गद्दी पे थे उस समय, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय ये भारत आता है। और ये 14 वर्ष भारत की 14 वर्ष जो है भारत की यात्रा की, लेकिन इसने कहीं भी राजा का नाम उल्लेख नहीं किया है। मतलब इसने कहीं भी नहीं बताया कि कौन राजा था उस समय, क्या था, लेकिन इसने 14 वर्ष तक भारत की यात्रा की। और इसकी जो पुस्तक है उसका नाम है फो क्यो की। तो ये पुस्तक भी कई बार पूछ ली जाती है, इसने जो पुस्तक लिखी उसका क्या नाम है? फो क्यो की। और ये बुद्ध ग्रंथ की खोज में भारत आया था। बुद्धिस्ट लिटरेचर की खोज में भारत आया था। 14 वर्ष तक भारत में घूमा, इसने पुस्तक लिखी फो क्यो की। इसके अलावा दूसरा आता है सुंग युंग, इसकी एक बाद ही आ रहा है, फाहियान पहले आया फिर सुंग युंग आया। 518 ईस्वी में भारत आया, और इसने हुण शासक मिहिरकुल का कश्मीर शासक के साथ युद्ध का उल्लेख किया है, और इसने मिहिरकुल की जो राजधानी है वो गांधार बताई है।
तो ये इन्फॉर्मेशन देता है हुण शासक के बारे में, कश्मीर के और हुण शासक के ऊपर जो युद्ध हुए, क्योंकि अब ये लेटर गुप्त पीरियड में आया है और उस समय हुणों का हुणों का जो आक्रमण है काफ़ी बढ़ गया था। जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण यात्री है वो है हुएनसांग, चीनी यात्री हुएनसांग। ये हर्षवर्धन के समय आता है। हर्षवर्धन के समय भारत आया और ये 16 वर्ष तक भारत में रहा। कई बार पूछ लिया था कितने वर्ष रहा, तो 16 वर्ष भारत में रहा, जिसमें से 5 से 6 वर्ष जो है नालंदा में इसने शिक्षा ग्रहण करी। और इसने नालंदा की जो शिक्षा पद्धति है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इसने लिखा है कि किस तरह से नालंदा में एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा ये जानकारी देता है। और इसने हर्षवर्धन को शिलादित्य के नाम से संबोधित किया है। तो हर्षवर्धन को शिलादित्य किसने बोला है? हुएनसांग ने बोला है, याद रखना आप लोग। और इसने जो अपनी यात्रा वृतांत है उसकी पुस्तक लिखी है सी यू की। पिछली पुस्तक थी हमारी फोक यू की, ये हो गई सी यू की। सी यू की जो है हुएनसांग की है नाम की पुस्तक है। और इसमें इसको जो है तीर्थ यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। तो तीर्थ यात्रियों का राजकुमार, शाक्य मुनि और मोक्षदेव, ये इस नामों से भी इसको जाना जाता है। ये बताता है कि भारत के प्रत्येक प्रांत में इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार नियुक्त होते थे। तो कल मैंने आपको बताया था कि किस तरह से डिंकिंसन साहब ने बोला, लॉयस डिंकिंसन साहब ने, कि हिंदू इतिहासकार नहीं थे। लेकिन अब यहाँ पे जो हुएनसांग बता रहा है, जो कि उसी समय भारत आया है, प्राचीन भारत के समय में 7वीं शताब्दी की शुरुआत में ही भारत आया है, लेकिन ये बोल रहा है कि प्रत्येक प्रांत में इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार नियुक्त थे। तो किस तरह से जो पश्चिम देश का जो इतिहास लेखन है भारत के ऊपर जो थोपा गया वो एकदम गलत सिद्ध हो जाता है। इसके बाद जो दूसरा यात्री आता है उसका नाम है वांग शुआंस। अच्छा, इसके हुएनसांग के बारे में एक बहुत ही अच्छी रोचक जानकारी ये है कि ये भारत जो आया था, ये चीन से जो भारत आता है तो बिना आज्ञा पत्र के, मतलब इसको परमिशन नहीं होती है अपने राजा से, लेकिन ये आ जाता है भारत। लेकिन जब ये लौट के जाता है तो जिस तरह से वृतांत और जिस तरह से बहुत ज़्यादा जानकारी और पुस्तकें लेके जाता है तो इसको बहुत ज़्यादा सम्मान दिया जाता है। मतलब ये एक तरह से अवैध रूप से भारत में आता है। नेक्स्ट हमारा जो यात्री है वांग शुआंस, ये 648 से 658 के मध्य इसने 3 बार भारत की यात्रा की है। इत्सिंग आता है उसके बाद 673 ईस्वी में, क्योंकि क्रोनोलॉजी पूछी आती है इसलिए मैंने क्रोनोलॉजी वाइज ही लगा रखा है। भारत आया और ये 11 वर्ष तक नालंदा में ही रहा है। इत्सिंग 11 वर्ष नालंदा में रहा है, मतलब ये हमारा हुएनसांग से ज़्यादा नालंदा में रहा है, लेकिन इसके जो वृतांत हैं वो इतने ज़्यादा विश्वसनीय नहीं प्रतीत होते। इसके बाद आता है हुई चाओ। हुई चाओ आता है 727 ईस्वी में, और कश्मीर के शासक उस समय था ललितादित्य मुक्तापीड़ और कन्नौज का शासक यशोवर्मन। उसके बीच के जो भी उल्लेख हैं वो हमको बताता है हुई चाओ। अब आते हैं हम अपने अरब यात्रियों पे। अरब यात्रियों में सबसे जो पहला है वो है सुलेमान। 9वीं शताब्दी में आता है भारत। अरब यात्री है सुलेमान, जिसने प्रतिहार और पाल राजाओं के विषय में लिखा है। तो सुलेमान आता है, वो प्रतिहार और पाल राजाओं के विषय में लिखता है। और ये गुर्जर प्रतिहार शासक उस समय मिहिर भोज था, तथा राष्ट्रकूट शासक अमोघवर्ष प्रथम के समय ये भारत आता है उस समय। और मिहिर भोज को ये अरबों का घोर शत्रु बताता है। तो सुलेमान बता रहा है मिहिर भोज को अरबों का घोर शत्रु। इसने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है सिलसिला उत तारीख। सिलसिला उत तारीख नाम की पुस्तक लिखी है, और इसने राष्ट्रकूट का जो राज्य है उसको संसार के 4 बड़े राज्यों में से एक बताया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लेना। क्योंकि सुलेमान ने ही राष्ट्रकूट राज्य को संसार के 4 बड़े राज्यों में से एक बताया है, सिलसिला उत तारीख लिखी है, और मिहिर भोज को अरबों का घोर शत्रु बताया है। अल मसूदी आता है 915 ईस्वी में, और ये भी प्रतिहार शासक के समय में आता है। महीपाल प्रथम उस समय प्रतिहार शासक था। इसने पान का विस्तृत विवरण दिया है। इतिहास विशेषज्ञ होने के कारण इसको अरब का हेरोडोटस कहते हैं। हेरोडोटस इसलिए बोलते हैं क्योंकि मैंने आपको बताया पहले भी, हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री बोलते हैं, हिस्ट्री का जन्मदाता बोलते हैं। तो अल मसूदी भी जो है वो इतिहास का एक विशेषज्ञ था, इसीलिए इसको अरब का हेरोडोटस कहा जाता है। इसने जो पुस्तक लिखी है उसका नाम है मुरुजुद जहब नाम की पुस्तक लिखी है। अल बिरादुरी
इसने जो पुस्तक लिखी है उसका नाम है फुतूह उल बुल्दान अल बिलादुरी, फुतूह उल बुल्दान। इसके विवरण के अनुसार जो देवल स्मृति है, उसमें जो देवल स्मृति में जो शुद्धि आंदोलन बताया गया, ये इसकी पुष्टि करती है इसकी पुस्तक। तो इसलिए जो कंटेम्प्रेरी सोर्सेज हैं उनको अगर थोड़ा सा तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो पता चलता है कि जो देवल स्मृति में लिखा है, जिस तरह से शुद्धि आंदोलन चलाया, जो उसकी विधि लिखी है, उसकी पुष्टि हमको मिलती है अरब यात्री अल बिरादुरी की पुस्तक फुतूह उल बुल्दान से। अबू जईद हसन, इसने भारतीय समाज में महिलाओं के साथ साथ पुरुषों के भी सती होने का उल्लेख किया है। तो ये हमको इतिहास में केवल एकमात्र ऐसा ग्रंथ है, एकमात्र ऐसा यात्री है जो इस तरह के वृतांत बता रहा है कि सती में केवल महिलाएं नहीं, उसमें पुरुषों के भी होने का, पुरुषों के सती होने का उल्लेख कर रहा है, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। अबू जईद हसन, ये फैक्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अबू जईद हसन, क्योंकि हो सकता है प्रश्न इस तरह से कहीं से निकल के आ जाए। अल इदरीसी भारत में वृक्ष पूजा और सूर्य पूजा का उल्लेख करता है, भारतीयों के चरित्र और न्यायप्रियता की प्रशंसा करता है, और इसने भी एक पुस्तक लिखी है नुजहुल मुश्ताक नाम की पुस्तक इसने लिखी है 11वीं सदी में। मीर मोहम्मद मासूमी एक अलग एक लेखक है जिसने लिखी है तारीख़ सिंध, इसको तारीख़ मासूमी भी कहते हैं। इसमें सिंध देश का इतिहास पता चलता है, और इसमें अरब वासी थे, अरब शासक थे, उनके आक्रमणों के कारण और मोहम्मद बिन कासिम की सफलताओं पर भी ये प्रकाश डालती है पुस्तक। तो तारीख़ मासूमी या तारीख़ सिंध दोनों नाम आ सकते हैं। मीर मोहम्मद मासूमी की लिखी हुई पुस्तक है, एग्ज़ाम में पूछेगा, मैच द फॉलोइंग में डाल देगा 3-4 को, तो उसमें मैच करने में आपको ये याद रखना है कि तारीख़ सिंध अगर बोल रहा है तो तारीख़ मासूमी भी हो सकता है। अब हो सकता है तारीख़ मासूमी नाम ना दे, क्योंकि तारीख़ मासूमी देखते ही मीर मोहम्मद मासूमी एकदम साफ समझ में आ जाता है, तो तारीख़ सिंध दे दे। इसके बाद आता है अल बरूनी, ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है अल बरूनी, क्योंकि अल बरूनी के जो वृतांत हैं, और इसने बहुत ज़्यादा अध्ययन किया है भारत में। इसका जन्म, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं ज़्यादा, क्योंकि इसके बारे में प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, हर एवरी ऑल्टरनेट ईयर कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही है इसके ऊपर। तो इसका जन्म हुआ है 973 ईस्वी में, ख्वारिज़्म में इनका जन्म हुआ है। पूरा नाम था अबू रेहान मोहम्मद बिन इब्न अहमद अल बरूनी। ये इतना लंबा याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जस्ट ऐसे नाम दे दिया है। 1017 ईस्वी में गजनी के सुल्तान महमूद ने ख्वारिज़्म पर आक्रमण किया और जीत लिया। उसने कई लोगों को बंदी बनाया, जिसमें से अल बरूनी भी था। तो उसने बहुत सारे विद्वानों को बंदी बनाया, उसमें से अल बरूनी एक विद्वान था, और अल बरूनी की योग्यता से वो बहुत प्रभावित हो जाता है। अल बरूनी की योग्यता से प्रभावित होता है सुल्तान महमूद, और उसे अपना राज्य ज्योतिष नियुक्त कर देता है, राज्य ज्योतिष के पद पे उसको नियुक्त कर देता है। और गणित, विज्ञान एवं ज्योतिष के साथ ही साथ अल बरूनी जो है वो अरबी, फारसी एवं संस्कृत भाषाओं का भी अच्छा ज्ञाता था। वह महमूद गजनवी के साथ कन्नौज अभियान के समय भारत आया। तो भारत किस समय आता है? कन्नौज अभियान, यानी कि 1018 की बात है, मतलब जिस साल उसने बंदी बनाया है उसके अगले ही साल ये भारत आ जाता है। और यहाँ पे आके बहुत सारी जो प्राचीन साहित्य हैं, जो संस्कृत भाषा में प्राचीन साहित्य हैं, जैसे गीता है, पुराण है, वराह मिहिर की पुस्तकें हैं और ब्रह्मगुप्त की पुस्तक है, इनका ही अध्ययन करता है। पहला ऐसा मुस्लिम विद्वान है जो कि संस्कृत भाषाओं में प्राचीन भारतीय साहित्य का अध्ययन करता है। और उसने अपनी पुस्तक तहकीके हिंद बोलते हैं इसको, किताबुल हिंद भी बोलते हैं इसको, जिसको भारत की खोज, जिसको नाम दिया जाता है भारत की खोज बोलते हैं, में यहाँ के निवासियों की दशा का वर्णन करता है। ये सती प्रथा का भी वर्णन करता है, बहुत सारे वर्णन करता है। काफ़ी मोटी पुस्तक है, काफ़ी रोचक पुस्तक भी है अगर आप पढ़ना चाहें, क्योंकि तत्कालीन भारत की जो व्यवस्था है, जो सामाजिक व्यवस्था के ऊपर ज़्यादा इसने चर्चा की है, राजनीतिक इतिहास इतना नहीं लिखा। इससे राजपूत कालीन समाज जो है, समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश पड़ता है। सबसे ज़्यादा प्रकाश जो पड़ता है वो पड़ता है सामाजिक व्यवस्था पर। ज्ञात होता है कि उस समय ब्राह्मण धर्म का बोलबाला था और बौद्ध धर्म का अस्तित्व समाप्त हो गया था। इसके जो वृतांत हैं उसमें बौद्ध धर्म के बारे में इतनी बात नहीं की गई, बस केवल एक पेशावर में एक
कनिष्क विहार की इसने बात की है, इसका विवरण मिलता है। और इसके अलावा इसने ज़्यादातर बात की है तो ब्राह्मण धर्म के बोलबाले की बात की है, और बोला है किस तरह से इसने जाति के ऊपर बहुत ज़्यादा कटाक्ष भी किए हैं, जातियों के बारे में। और इसने हिंदुओं के जो इतिहास लेखन है उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा कटाक्ष किए हैं। बोला है कि हिंदू जो हैं वो जो इतिहास लिखते हैं वो उसमें तिथि का ध्यान नहीं रखते। हमारी आखिरी पुस्तक है आज की चचनामा, इसको अरबी भाषा में लिखा गया। अच्छा, ये जो पुस्तक थी किताबुल हिंद तहकीके हिंद, ये भी अरबी भाषा में है, अरबी भाषा में लिखी गई पुस्तक है ये। और चचनामा है, ये भी अरबी भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। इसका फ़ारसी अनुवाद जो है वो अबू बकर कूफ़ी ने किया है, अबू बकर कूफ़ी ने। इसमें अरबों के सिंध विजय का उल्लेख मिलता है। तो ये चचनामा है, ये किसने लिखी ये पता नहीं है, इसका जो राइटर है वो ज्ञात नहीं है, लेकिन इसका जो फ़ारसी अनुवाद हुआ है वो अबू बकर कूफ़ी ने किया है। और इसमें भी हमको सिंध विजय का उल्लेख मिलता है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। यदि आपने पिछला लेक्चर ना देखा हो तो उसको भी देख लें, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा साहित्य हमने जो बात की थी धार्मिक साहित्य थे, और आज जो हमने बात की है ये लौकिक साहित्य और जितने भी विदेशी यात्री थे उनके विवरण के बारे में बात की। तो इस तरह से हम जो सोर्सेज हैं एंशिएंट हिस्ट्री के उसके 2 पार्ट को समाप्त कर चुके हैं, जिसमें साहित्य था और विदेशी यात्रियों के विवरण थे। अब हम जो बात करेंगे वो करेंगे पुरातात्विक जो स्रोत हैं, जो पुरातात्विक यानी कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, सोर्सेज हैं, जैसे कहीं से मुद्राएं मिली या कुछ मृत भांड मिले या कुछ ऐसे भवन मिले, उनके बारे में हम बात करेंगे कि किस तरह से वो इतिहास का निर्माण करने में सहायता प्रदान करते हैं। तो मिलता हूँ आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।